जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी ऑडिट की रिवीजन सीरीज में आगे चलते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे एसए 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। देखो, एक हमने ऐसे पढ़ा था एसए 500 जो कि था ऑडिट एविडेंस। उसमें हर तरह का 9 आइटम कवर था, बीट अकाउंट बैलेंस, बी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, हर टाइप का ट्रांजेक्शन के लिए अगर हम कोई भी ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं तो उस वो कवर होता था हमारे एसए 500 में। लेकिन अब ये ऐसे आता है जो हमारे स्पेसिफिकली 3 सेलेक्टेड आइटम्स के लिए बात करता है। वो 3 सेलेक्टेड आइटम्स कौन से हैं हमारे? सबसे पहला इन्वेंट्री, सेकंड लिटिगेशन एंड थर्ड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसको शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट existence and condition of inventory, completeness of litigation and claims involving entity, presentation and disclosure of segment information as per applicable FR। मतलब तीनों जो अपने सिलेक्टेड आइटम्स है वही उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले आता है इन्वेंट्री की। भाई हमें क्या प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। क्या प्रोसीजर है? अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। मतलब कि जब आपकी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो एट द एंटिटी, मोस्टली कब होती है? आपके ईयर एंड जैसे 31 मार्च में जो आपकी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, तो आपको भी वहाँ पे जाना है, चेक करना है कि जो भी मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो उन्होंने प्रोसीजर लगाया है वो सही है या नहीं। मतलब उनके प्रोसीजर को, उनके इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट करना है। सेकंड, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर। हमें दूसरा जो पूरे यहाँ पे काउंटिंग चल रही है उसको ऑब्जर्व करना है कि प्रॉपर्ली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंस्पेक्ट इन्वेंट्री, हमें ये भी चेक कर लेना है कि भाई ये जो इन्वेंट्री को काउंट कर रहे हैं वो प्रॉपर है भी या नहीं। मतलब ऐसे तो नहीं है कि कोई एक्सपायर हो चुकी है। फॉर सपोज अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अगर उनकी इन्वेंट्री एक्सपायर हो चुकी है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें ये भी चेक करना है कि भाई वो इन्वेंट्री यूजेबल भी है या नहीं है। बेसिकली उसकी क्वालिटी को भी चेक करना है। परफॉर्म टेस्ट काउंट्स एंड कुछ हमें अपने सैंपल टेस्ट काउंट्स भी करने। सपोज अगर हमने बोला कि ये कंटेनर के अंदर 12 बॉक्सेस है, 12 स्मॉल बॉक्सेस है, तो हमें एक दो कंटेनर्स को खुद भी चेक कर लेना है कि ओके इनके अंदर 12 बॉक्सेस हैं या नहीं है। वो हो गया हमारा सैंपल काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? हमें इवैल्यूएट करना है मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्व करना है परफॉर्मेंस को, फिर हमें करना है इंस्पेक्ट इन्वेंट्री एंड फोर्थ हो गया हमारा परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है performing audit procedures over entities final inventory count records to determine whether they accurately reflect actual inventory count results। अब बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट देख लिया, प्लस आपको क्या हमने रिकॉर्ड्स को भी चेक करना है कि एट द ईयर एंड हमारे रिकॉर्ड्स में क्या मतलब इन्वेंट्री आ रही है। सपोज वहाँ पे आ रहा है 150 केजीज एंड हमारे पास निकला है 120 केजीज, तब ये डिफरेंस आ गया कि भी 30 केजीज का है, तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड अगर वो क्योंकि भी 150 केजीज है, हमारा एक्चुअल काउंट भी 150 आया, तो वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे यही बोला है कि आपको ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के ये भी चेक करना है कि जो हमारा एक्चुअल काउंट है वो हमारे रिकॉर्ड से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोसीजर इन केस फिजिकल इन्वेंट्री काउंट इज एट डेट अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। अभी क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखो, जनरली तो मैनेजमेंट अपनी इन्वेंट्री काउंटिंग कब करता है? 31 मार्च को करता है, जब ईयर एंड हुआ होता है। बट अगर किसी केस की वजह से वो 31 मार्च को नहीं कर पा रहा है, सपोज अगर वो 10 अप्रैल को कर रहा है, तो अब ये जो 10 डेज का गैप है, इसमें हो सकता है ना कि और उन्होंने कुछ इन्वेंट्री खरीद ली हो, बेच ली हो, तो उसको हमें प्रॉपर्ली रिकंसाइल करना पड़ेगा। मतलब होता है ना रिवर्स कैलकुलेशन करना, कि अगर हमने कुछ परचेज किया तो माइनस करना, कुछ सेल किया तो उसको दोबारा प्लस करना, ताकि हम 31 मार्च की इन्वेंट्री काउंट को डिटरमाइन कर सके। तो इस तरह के हमें प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे ताकि हम 31 मार्च की इन्वेंट्री को डिटरमाइन कर सके। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इस केस में जहां पे आपकी इन्वेंट्री काउंट एट ईयर एंड नहीं हुई है, तो उस केस में आपको एज एन ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाने होंगे। देखो, ये बैक कैलकुलेशन करना ये एक बार मैनेजमेंट तो करेगा, लेकिन एज एन ऑडिटर स्पेसिफिकली आपको क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैनेजमेंट कैन डिटरमाइन इन्वेंट्री काउंटिंग बाय inventory quantity by physical inventory counting or perpetual inventory system. Effectiveness of controls over changes in inventory determines whether conduct of physical inventory counting at date other than date of financial statement is appropriate for audit purposes। अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? सपोज आपकी इन्वेंट्री काउंटिंग होनी 31 मार्च को थी, हुई 10 अप्रैल को। अब इसमें ये जो गैप है उस गैप को प्रॉपर्ली फिल करके हमने इन्वेंट्री काउंट निकालना पड़ेगा एज 31 मार्च। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपके जो मैनेज हो क्या एंटिटी के अंदर जो कंट्रोल्स है वो क्या इतने इफेक्टिव है क्या, कि वो इस रिवर्स कैलकुलेशन को जो भी मैंने आपको बताई थी, तो कुछ हमने परचेज
परचेज किया तो माइनस करना, कुछ सेल किया तो वापस से ऐड बैक करना, क्या वो इस जो इनका कंट्रोल है, जो ये उनको मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, जो ये 10 डेज का गैप आया है, क्या वो इफेक्टिव है क्या फॉर दी ऑडिट पर्पसेस? बिकॉज अगर वो कैलकुलेशन उनकी प्रॉपर नहीं हुई होगी तो जो इन्वेंट्री आएगी वो भी प्रॉपर नहीं आएगी एंड ऑडिटर को पूरा इन डिटेल जाकर के चेक करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन नहीं है तो हमें सबसे पहले उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि जो इस एरिया के लिए कंट्रोल्स लगाए हुए हैं वो कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, auditor shall perform audit procedures to obtain audit evidence about whether changes in inventory between count date and date of financial statements are properly recorded. अब देखो हमने हमने जो कंट्रोल्स उनको चेक कर लिया, मतलब जो मैनेजमेंट की कंट्रोल्स उनको चेक कर लिया, उसके बाद ऑडिटर को अपने खुद के प्रोसीजर्स लगा के भी देखना पड़ेगा कि भाई जब काउंट डेट था 10 अप्रैल को प्लस जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है एज ए 31 मार्च को, उनमें जो डिफरेंसेस है उनको प्रॉपर्ली हमने रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया, एंड देन फिर हमने उसका रिकंसिलेशन यानी जो बैक कैलकुलेशन है वो प्रॉपर्ली करके हमने दोनों को मैच किया है कि नहीं किया। मतलब बेसिकली हमारा जो एक्चुअल सिचुएशन थी एज ए 10 अप्रैल एंड एज 31 मार्च वो है, एंड देन फिर उसका प्रॉपर्ली रिकंसिलेशन, ये प्रॉपर्ली हमारे रिकॉर्ड्स बने हुए नहीं बने हुए एंड उनका प्रॉपर्ली रिकंसिलेशन हुआ है नहीं हुआ है वो ऑडिटर को खुद अपने प्रोसीजर्स लगा करके चेक करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडिटर अनएबल टू अटेंड इन्वेंट्री काउंट। अगर वो इन्वेंट्री काउंट को अटेंड नहीं कर पा रहा है तो उस केस में से क्या प्रोसीजर लगाने होंगे? इफ ही इज अनएबल टू अटेंड काउंटिंग, he shall make or observe physical count on alternative date, perform audit procedure to assess whether change in inventory between count date and period end date are correctly recorded। ये उसी से रिलेटेड है कि अगर आपकी जो काउंटिंग हुई है वो एज ए 31 मार्च नहीं हुई है। Auditor would verify procedure treatment given for discrepancy notice during the physical count। अगर जब उनका फिजिकल काउंट हो रहा है उस केस में अगर जो मैनेजमेंट है उसी के सामने कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उस डिस्क्रिपेंसी का उन्होंने किस तरह से ट्रीटमेंट किया, किस तरह से उसको रेक्टिफाई किया है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। Auditor would also ensure that appropriate cut-off procedures were followed by the management। दूसरा होता है कट ऑफ प्रोसीजर, मतलब एक होता है कि भाई 31 मार्च को हमारे पास ये इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है। सपोज अगर कोई इन्वेंट्री इन ट्रांजिट है तो उस केस में मैनेजमेंट कॉल देगा कि भाई इस इन ट्रांजिट इन्वेंट्री को मुझे अपनी 31 मार्च की इन्वेंट्री में दिखाना है या 1 अप्रैल से ऑनवर्ड की इन्वेंट्री में दिखाना है। तो ये होता है हमारा कट ऑफ प्रोसीजर। तो वो ऑडिटर को ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई इन्होंने जो कट ऑफ प्रोसीजर लगाया है वो प्रॉपर है या नहीं है। नेक्स्ट आता है he should also get management's WR on completeness of information provided by, yes, the last point है he should also get management's WR on completeness of information provided regarding inventory। लास्ट तो अपना रहता ही है कि भाई हमें मैनेजमेंट से WR लेना पड़ेगा कि भाई आपने जो भी हमें इन्वेंट्री के लिए इन्फॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट है या नहीं है। नेक्स्ट आता है इफ अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल। ये अपन ने ऊपर भी देखा था कि अगर आपको इन्वेंट्री काउंट अटेंड करना पड़ेगा अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, तो अभी इम्प्रैक्टिकेबल वाली सिचुएशन आ गई कि अगर आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन्वेंट्री काउंट अटेंड कर सको तो उस केस में आपको क्या प्रोसीजर्स लगाने होंगे। मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट अ वैलिड बेसिस फॉर ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले तो ये बोला गया है कि भाई अगर कोई ऐसी जगह पे इन्वेंट्री काउंट हो रही है जहाँ पे आप इजीली नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जा ही नहीं सकते बट थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता है या फिर आपको पैसे ज्यादा लग रहे हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा लंबा ट्रैवल करके 2 घंटे की ट्रैवलिंग है एंड देन जाकर के आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, तो अगर ऐसे रीजन है तो इस वजह से आप मना नहीं कर सकते कि भाई मेरे लिए तो प्रैक्टिकेबल नहीं है आपकी इन्वेंट्री काउंट में आना। नो, दिस इज नॉट अ वैलिड बेसिस पॉइंट फॉर एन ऑडिटर टू ओमिट एन इन्वेंट्री काउंट। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दिया कि भाई अगर आपका डिफिकल्टी, टाइम, कॉस्ट ये रीजन है तो आप मना नहीं कर सकते हो, आप ओमिट नहीं कर सकते हो। बट अगर कोई और सिचुएशन है एंड वो रियली आपका इम्प्रैक्टिकेबल है तो उस केस में आपको कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा करके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे कि हाँ भाई जो रिकॉर्ड्स में हमारे पास इन्वेंट्री गिवन है वो एक्चुअल फॉर्म में भी उतनी है। परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर इन्वेंट्री काउंट नहीं कर पा रहे, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं आए तो ऑडिटर लास्ट में क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा ओपिनियन को। ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री इन कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी। अब देखो अपन ने कितने सिचुएशंस कर ली। सबसे पहले तो इन्वेंट्री है, हम उसको जाके अटेंड कर रहे हैं। दूसरा आ गया कि अगर हम मीटिंग हो गया एज ए 31 मार्च को हमारी मीटिंग मतलब काउंटिंग हुई नहीं है तो उस केस में प्रोसीजर्स क्या लगाने होंगे। थर्ड आ गया हमारा
कि हम इन्वेंट्री काउंट को अटेंड नहीं कर पाए किसी वजह से। एंड फोर्थ आ गया हमारा कि भाई हमारे लिए इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करना इम्प्रैक्टिकेबल है। एंड अब फिफ्थ केस हमारा आ गया कि हमारी इन्वेंट्री हमारे क्लाइंट के पास नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है। तो उस केस में हम अपने जाकर के क्या अपने प्रोसीजर्स लगाने होंगे। Obtain sufficient appropriate audit evidence with respect to its existence and condition by request confirmation from third party as to quantity and condition of inventory। भाई हम थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस। मतलब अगर हमें इतनी अलाउ किया जाता है कि हम थर्ड पार्टी पे जाकर के भी अपनी इन्वेंट्री काउंट कर सकते हैं, तो हम वहां पर जाकर अपने प्रोसीजर्स को लगा लेंगे। इफ डाउट ओवर इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ थर्ड पार्टी, बट अगर हमें डाउट हो रहा है कि भाई ये थर्ड पार्टी तो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है एंड हमारे कुछ माल को चोरी वगैरह कर सकती है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा। अटेंडिंग और अरेंजिंग अनदर ऑडिटर टू अटेंड थर्ड पार्टी फिजिकल काउंटिंग। या तो हम खुद जाएंगे या फिर हम किसी अदर ऑडिटर को भेजेंगे कि भाई तुम जाकर के इनकी इन्वेंट्री काउंट को चेक करो एंड देखो कि हमारा इन्वेंट्री सही प्रॉपर्ली रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। Obtaining another auditor's report or service auditor's report on adequacy of third party's internal control that inventory is properly counted and adequately safeguarded। देखो या तो हम अनादर ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट ले सकते हैं, जैसे वो आता है अपना ऐसे 600 में, या फिर हम सर्विस ऑडिटर की ले सकते हैं, वो आता है हमारा ऐसे 402 में। अगर हम इन दोनों ऑडिटर्स की, मतलब दोनों में से एक ही होगा ऑब्वियसली, हम इन ऑडिटर्स की रिपोर्ट लेकर के चेक कर सकते हैं कि भाई हमारी इन्वेंट्री प्रॉपर्ली रखी हुई है नहीं रखी हुई है, उसकी क्वांटिटी उसकी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन को चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। Another auditor SA 600 and service auditor SA 202। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज। हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज व्हेन इन्वेंट्री हैज बीन क्लास्ड एज कोलेक्टरल। मतलब अगर हमने एज अ कोलेक्टरल रखी हुई है, तो अगर फॉर सपोज हमने बैंक के पास दे रखी होंगी, तो हम बैंक को बोल सकते हैं कि भाई आप कंफर्म करके दे दो। बेसिकली थर्ड पार्टी कंफर्मेशन की तरह ही है। नेक्स्ट आता है अपना लिटिगेशन एंड क्लेम्स। ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स थ्रू फॉलोइंग प्रोसीजर्स। फर्स्ट पॉइंट, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल। भाई हम मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, उनके इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर सकते हैं। रिव्यूइंग MOM of TCWG and correspondence between entity and external legal counsel। MOM is minutes of meeting। क्या बोल रहे हैं ये, रिव्यूइंग MOM of TCWG and correspondence between entity and external legal counsel। कि अगर भी कोई इनका कॉन्वर्सेशन चल रहा है विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, तो हम उसके MOM चेक कर सकते हैं। अगर TCWG के बीच में कोई मीटिंग हुई तो हम उसके MOM चेक कर सकते हैं, बिकॉज ऐसी मीटिंग्स में जनरली अगर कोई बड़ा लिटिगेशन क्लेम चल रहा होता है उसके बारे में बात होती है, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिव्यूइंग लीगल एक्सपेंस अकाउंट, अगर भाई अचानक से जो इनके लीगल एक्सपेंस है वो बहुत सारा बढ़ चुके हैं, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि भाई इतना लीगल एक्सपेंस बढ़ रहे तो कहीं ना कहीं कोई लिटिगेशन चल रहा होगा, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। If auditor assesses wrong regarding litigation or claims identified or other material litigation or claims may exist। मतलब अगर ऑडिटर को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लिटिगेशन एंड क्लेम्स हो सकते हैं जो कि मेरी नॉलेज में नहीं है, तो उस केस में सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। वो डायरेक्टली जो एंटिटी का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है जिनसे इनकी रेपिटेटिवली बात चल रही है उससे डायरेक्टली वो कम्युनिकेट कर सकता है। He shall do so through letter of inquiry prepared by management and sent by auditor। वो कैसे करेगा कम्युनिकेशन, एक इंक्वायरी लेटर भेजेगा जो कि बनाएगा कौन, मैनेजमेंट बनाएगा, लेकिन उसे भेजेगा कौन, ऑडिटर। देखो कभी भी जो आउटसाइड दी एंटिटी के जो लोग होते हैं ना, वो डायरेक्टली ऑडिटर से बात नहीं करते, बिकॉज वो एंटिटी को जानते हैं, ऑडिटर को नहीं। तो जब एंटिटी ऑथराइज करते हैं तो फिर वो जाकर के ऑडिटर के साथ बात कर सकते हैं। तो इस केस में भी इंक्वायरी लेटर जाएगा, बनाएगा कौन, मैनेजमेंट, उसमें मैनेजमेंट की सील लगी हुई होगी एंड उसे भेजेगा कौन, ऑडिटर। तो जब एक्सटर्नल लीगल काउंसिल उसे देखेगा तो वो आराम से उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। लेकिन हो सकता है कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल उसे देखने के बाद भी कम्युनिकेट नहीं करे, मर्जी अगले की नहीं करे, या फिर उसको बाहर काउंसिल जो है वो से मना कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे किसी भी थर्ड पार्टी से बात नहीं कर सकते हो। तो उस केस में भी प्रॉब्लम आ जाती है जब एक्सटर्नल लीगल काउंसिल आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करता है। तो he shall do so through letter of inquiry prepared by management and sent by auditor requesting legal counsel to communicate directly with him if laws and regulation prohibits him, bar counsel perform alternative audit procedures। अगर वो नहीं कर रहा है तो उस केस में हमें alternative audit procedures लगाने पड़ेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू गिव परमिशन और लीगल काउंसिल रिफ्यूजेस टू रिस्पॉन्ड और इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग एंड ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई या तो मैनेजमेंट ने मना कर दिया या फिर लीगल काउंसिल बात कर ही नहीं रहा है या फिर बार काउंसिल जो उस पर एप्लीकेबल है वो उससे बात नहीं करने दे रहा है एंड ऑडिटर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाकर भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं ले पा रहा है, तो इस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लास्ट रिजॉर्ट ऑडिटर का हमेशा यही होता है कि वो मॉडिफाई कर देता है ओपिनियन को। Obtain WR from management and TCWG that all relevant litigation and claims have been disclosed to him and appropriately accounted and for disclosed in the accordance with the applicable FRF। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको मैनेजमेंट एंड TCWG से WR लेना पड़ेगा कि भाई उन्होंने सारे लिटिगेशन एंड क्लेम्स की जानकारी ऑडिटर को दे दी है एंड वो प्रॉपर्ली अपने प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा segment information. Obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding its presentation and disclosure. Obtain understanding of methods used by management in determining segment information and evaluate whether such methods result in disclosure as per applicable FR and testing application of such methods। मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने अपनी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन बनाई है उसको जिस बेसिस पे हमने वेरिफिकेट किया है वो हमें चेक करना होगा। परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, भाई देखो एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी लगा सकते हैं, कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर जो हमें लगता है वो भी हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल ऑफ मैटर्स रेलेवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स। अगर अब हम इन मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं तो उस केस में हमारे क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं गिवन यहाँ पे। सेल्स ट्रांसफर्स एंड चार्जेस बिटवीन पेमेंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटरसेगमेंट अमाउंट। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके जो इतने सारे सेगमेंट्स हैं, सपोज अगर आपके 4 सेगमेंट्स हैं और इसके बीच में आपने कुछ इंटर सेगमेंट सेल्स करी है या फिर आपके कुछ इंटर सेगमेंट चार्जेस लगे, कोई इंटर सेगमेंट इंटरेस्ट है, तो उन सबको आपको एलिमिनेट करना होगा एंड देन जाकर के आपको अपनी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन बनानी होगी। कंपैरिजन विद बजट्स एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। आपका अगर आपने सेगमेंट वाइज कोई हमने बजट बना रखा था तो उसको बनाना होगा प्लस उसको फिर कंपेयर करना होगा विद योर एक्चुअल रिजल्ट्स। एलोकेशन ऑफ असेट्स एंड कॉस्ट सेगमेंट्स। अब भाई अगर आपकी जो भी कॉस्ट है आपका रेवेन्यू है उसको आपको एलोकेट करना ही पड़ेगा। आपके अगर सपोज 4 सेगमेंट्स है तो अगर आपका कुछ 100 रुपए का खर्चा हुआ है तो आपको उन 4 सेगमेंट्स में किस तरह से बाइफरकेट करना है, इक्वली करना है, कोई रेशियो में करना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड्स एंड एडुकेशन ऑफ डिस्क्लोजर्स विद रिस्पेक्ट टू इनकंसिस्टेंसीज। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन प्रायर पीरियड से बहुत ज्यादा रिलेशन होता है कि सपोज अगर आपने ये खर्चे जिसको एक सेगमेंट ए में हमने पिछले साल में बाइफरकेट मतलब पिछले साल में एलोकेट किया था तो इस साल भी आपको वो 4 खर्चों को सेगमेंट ए में ही क्लासिफाई करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इस बार आपने सेगमेंट बी में कर दिया, भाई ये तो फिर इनकंसिस्टेंसी होगी ना, आपने पिछले साल सेगमेंट ए में किया था बी में कर दो, क्यों भाई ऐसा चेंज क्यों हुआ है। अगर इस तरह की चेंजेस आप कर रहे हो, देखो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रायर पीरियड से। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है उस केस में अगर कोई भी ऐसे चेंजेस हुए तो प्रॉपर्ली हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंड ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो चेंजेस हुए हैं वो एडिक्वेट है या नहीं है। ठीक है, so here we have completed our छोटू सा ऐसे 501। देखो ये ऐसे अपना इंटर में था, फाइनल में इतनी इसकी प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सो मेनी ऐसे सो मेनी अदर चैप्टर्स। सो इस ऐसे में मैं ये बोलूंगी कि बस आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ लो, बिल्कुल भी आप इसमें ऐसे नहीं कि आप आधे घंटे बैठ करके चीजों को लर्न कर रहे हो। बहुत ही सिंपल सा ऐसे एक दो बार आप इसको रीड कर लो, एक बार आपने मुझे सुन लिया, मैंने आपको जितना भी टाइम लगा करके समझाया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक बार आप खुद 10 मिनट लगा करके इसको पढ़ लो, दैट इज गुड टू गो। एंड एक या 2 बार आप अपने और इसको पढ़ लेना, उससे ज्यादा आपको उसको करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वेरी स्मॉल ऐसे प्रोबेबिलिटी कम रहती है, कभी आ गया कभी बिल्कुल नहीं आया 2-3 उसके अटेम्प्ट्स के लिए, तो इतना नहीं है ये इम्पोर्टेंट अपना ऐसे। बट हाँ मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप इसको बिल्कुल छोड़ करके जाओ, थोड़ा बहुत इसको बिल्कुल ऑब्वियसली पढ़िए एंड पढ़ने से ही आपका काम इसमें आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप मेरी बात को मानोगे एंड इसी तरह से आपको खुशी खुशी अपने पढ़ते रहेंगे। मैं जल्दी एक नए ऐसे के साथ आप लोगों से मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून एंड अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए एंड जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट एंड इस अटेम्प्ट में मैं सी जरूर करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ठीक है, सो जल्दी मिलती हूँ आपसे। टिल देन स्टे ट्यून। दिस इज हियर गुप्ता साइनिंग ऑफ।